इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, तो रेलवे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी है, विशेष ट्रेनों को छोड़कर सभी ट्रेनें रद्द की गई हैं। ये बड़ी जानकारी, और 30 सितंबर तक सभी ट्रेनों के संचालन को रद्द कर दिया गया है। तो रेलवे बोर्ड ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। सिर्फ विशेष ट्रेनें ही चलेंगी और 30 सितंबर तक इन सभी ट्रेनों को रद्द किया गया है। बड़ी जानकारी मिल रही है, रेलवे बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, रेलवे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ विशेष ट्रेनों को छोड़कर के 30 सितंबर तक सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विशेष ट्रेन ही अब सिर्फ चलेंगी, 30 सितंबर तक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रेलवे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि 30 सितंबर तक जो ट्रेनों का संचालन हो रहा था उसको बंद किया गया है। सिर्फ विशेष ट्रेनों को ही संचालित किया जाएगा, यानी कि जो विशेष गाड़ियां चल रही हैं सिर्फ उनका ही संचालन रेलवे अब करेगा। तो बड़ी जानकारी है, रेलवे बोर्ड की तरफ से इसको लेकर के आदेश जारी किए गए हैं और 30 सितंबर तक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रेलवे की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। रेलवे से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विशेष ट्रेनों को छोड़कर सभी ट्रेनें रद्द रहेंगी 30 सितंबर तक। फिलहाल इन ट्रेनों को रद्द किया गया है और रेलवे बोर्ड की तरफ से ये बड़ा फैसला लेते हुए 30 सितंबर तक इन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। रेलवे बोर्ड ने इसको लेकर के आदेश भी जारी कर दिए हैं। बड़ी जानकारी है, तो 30 सितंबर तक सभी यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है। सिर्फ जो विशेष ट्रेनें चल रही हैं उनके संचालन की ही अनुमति रेलवे बोर्ड की तरफ से दी गई है और 30 सितंबर तक अब और कोई ट्रेन नहीं चलेगी, ये जानकारी दे दी गई रेलवे बोर्ड की तरफ से। बड़ी खबर। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी जानकारी है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 9,632 हो गया है और पिछले 24 घंटे में 230 नए मरीज मिले हैं। इनमें 6,134 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और प्रदेश में अभी भी 3,373 एक्टिव केस हैं। तो कुल मिलाकर प्रदेश में अब तक 125 कोरोना पीड़ितों की मौत भी हो चुकी है। तो कोरोना अपडेट उत्तराखंड का हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में 3,373 एक्टिव केस हैं और आंकड़ा लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहा है। और कोरोना पॉजिटिव के कुल संख्या की अगर बात करें तो ये 9,632 के आंकड़े को पार कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 230 नए मामले इसमें जुड़ चुके हैं और 6,134 मरीज हालांकि उत्तराखंड के अंदर कोरोना की जंग को जीत भी चुके हैं। और प्रदेश में एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो यह 3,373 है, यानी कि पूरे प्रदेश के अंदर एक्टिव केस 3,373 हैं। 125 लोग अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। तो कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 9,632 हो गया है उत्तराखंड के अंदर और पिछले 24 घंटे के अंदर इसमें 230 नए मामले हैं। तो 9,632 कुल मामले, 6,134 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केस इसमें से 3,373 हैं और 125 लोगों की कोरोना के चलते मौत उत्तराखंड के अंदर हुई है। तो ये कोरोना अपडेट, कोरोना से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में जो आंकड़े हैं वो आप देखिए किस तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उधर ऋषिकेश में 11 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा ऋषिकेश एम्स में स्थित हेलीपैड का उद्घाटन किया जाएगा और भी कई योजनाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। ऋषिकेश एम्स के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब जल्द ही ऋषिकेश एम्स में हेली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत होगी और उत्तराखंड का यह पहला अस्पताल ऋषिकेश एम्स होगा जहां पर हेली एम्बुलेंस व्यवस्था की शुरुआत होगी। इससे पहाड़ के लोगों को काफी फायदा मिलेगा और दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीजों को अब जल्द से जल्द स्वास्थ्य चिकित्सा समय रहते उपलब्ध हो सकेगी। और इसके अलावा गंभीर रूप से घायल लोगों की जान भी अब इस हेली सेवा के शुरू होने के बाद बचाना आसान होगा। तो ऋषिकेश एम्स में हेलीपैड का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा और इससे जो दूरस्थ क्षेत्र के लोग हैं, खासतौर से वो जो दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उन मरीजों को काफ़ी सुविधा होगी। और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया जाएगा। हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस का जो संचालन है वो ऋषिकेश एम्स के द्वारा होगा और अब दूरस्थ क्षेत्रों के जो मरीज हैं उनको जल्द जो उपचार है वो मिल सकेगा। और ऐसे में अब वो लोग जो कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, जिनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती थी, अब उनके लिए भी इसको एक बेहतर कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। देहरादून से खबर है, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और कुंभ 2021 में होने वाले कार्यों की प्रगति पर
जानकारी भी ली गई। तो जल्द निर्माण कार्य करवाने के निर्देश मदन कौशिक की तरफ से दिए गए हैं और हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ होगा और इसी को लेकर के जो तैयारी है उसकी समीक्षा की गई है। मंत्री मदन कौशिक के द्वारा जो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। कुंभ 2021 में होने वाले कार्यों की प्रगति पर जानकारी मंत्री मदन कौशिक के द्वारा ली गई और जल्द ही निर्माण कार्य करवाए जाने के निर्देश भी मदन कौशिक की तरफ से दिए गए हैं। हरिद्वार में महाकुंभ 2021 में आयोजित होना है और उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार से चल रही हैं और इसी को देखते हुए मदन कौशिक के द्वारा अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है और रिपोर्ट भी ली गई है, प्रगति रिपोर्ट ली गई है कि किन कामों का क्या स्टेटस है। ये सारी बातें मंत्री मदन कौशिक के द्वारा जानी गई हैं क्योंकि कुंभ 2021 में आयोजित होना है और ऐसे में जो तमाम कार्य हैं वो युद्ध स्तर पर फिलहाल चल रहे हैं क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है। लेकिन हरिद्वार में आयोजित जो महाकुंभ है उसको लेकर के तैयारियों का जो जायजा है वो अब मंत्री मदन कौशिक के द्वारा भी लिया जा रहा है क्योंकि अधिकारियों के साथ ये बैठक देहरादून में मंत्री मदन कौशिक ने की, जहां पर इन तैयारियों का जायजा लिया और क्या निर्माण कार्यों की इस समय स्थिति है और तैयारियां किस प्रकार की चल रही हैं। संबंधित जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठ करके इस पर बातचीत किया गया है, विमर्श हुआ है, मंथन हुआ है। साथ ही साथ जो प्रगति रिपोर्ट है वो भी ली गई है कि किन कार्यों की दरअसल जो प्रगति रिपोर्ट है वो क्या है और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो महाकुंभ 2021 में होना है और उसी की तैयारियों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री के माफ कीजिएगा मदन कौशिक के द्वारा आज यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों के साथ मंत्री मदन कौशिक ने इन तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कुंभ 2021 में होने वाले कार्यों की प्रगति की जो जानकारी है वो मंत्री मदन कौशिक के द्वारा ली गई है और जल्द ही निर्माण कार्य करवाने के जो निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं क्योंकि कुछ कार्यों की जो गति है वो काफ़ी धीमी है और उसको लेकर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियों के साथ कुंभ 2021 को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक ली है। इसमें तमाम वो अधिकारी शामिल हुए जो कि कुंभ की तैयारियों में लगे। उधर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना वॉरियर्स के लिए थाली और ताली बजाकर जनता ने मोदी जी पर विश्वास जताया, लेकिन मोदी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स की सहायता करने से अपने हाथ हमेशा की तरह विश्वासघात किया है। सरकार को कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा, सम्मान और सुविधाएं देनी होंगी। मोदी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स को ये नहीं दी। तो कोरोना को लेकर के राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है, मोदी सरकार कोरोना वॉरियर्स का भी सम्मान नहीं कर रही है, कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा, सम्मान और सुविधाएं देनी ही होंगी, ये कहते हुए राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है। उधर उत्तराखंड में लगातार बारिश लोगों पर कहर बनकर बरस रही है और मसूरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यमुना का भी जलस्तर इस दौरान बढ़ा है। तो वहीं पहाड़ों में बारिश के चलते सड़कों पर मलबे भी आ रहे हैं, इससे कई जगह पर रास्ते बंद हैं। तो फिर वहीं रामनगर में पानी के तेज बहाव के चलते एक बाइक सवार युवक की जान पर बनाती है, जिसको ग्रामीण कड़ी मशक्कत के बाद बचाते हैं। तो कुछ अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आफत की बारिश हर तरफ आप देख सकते हैं मुसीबत का सबब बनी हुई है। बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। बारिश का तांडव आप देख सकते हैं कि कैसे निर्माण कार्य में लगी क्रेन पलट गई, जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। कैंपटी फॉल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कैंपटी फॉल इस समय बेहद खतरनाक नज़र आ रहा है। सुसवा नदी उफान पर है, ये उसकी तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि संपर्क भी इसका मुख्य जिले से कट गया है। बारिश में फंसे हुए युवक की तस्वीर और घर में पानी कैसे बारिश का घुस रहा है वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उधर पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात हो रही भारी बारिश से नुकसान हुआ है, क्योंकि मसूरी के कई मार्ग भूस्खलन और पेड़ गिरने के बाद बंद हो गए। इसके बाद मसूरी पुलिस ने फायर सर्विस और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा मार्ग को खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन लगातार हो रही बारिश से मार्ग को खोलने में खासी दिक्कतें आईं। तो वहीं दोपहर के बाद मसूरी देहरादून मार्ग कोलू खेत और मसूरी कैंपटी मार्ग सांझा दरबार के पास आए भूस्खलन के बाद जेसीबी के माध्यम से सड़क से मलबा और पेड़ हटाकर खोला गया। मसूरी एसआई विनेश कुमार ने यह बताया कि मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल के नेतृत्व में मसूरी में बारिश के बाद हुए नुकसान का आकलन करके पीड़ितों को मदद करने का भी प्रयास किया जा रहा है।
वहीं मौसम विभाग के द्वारा अगले 72 घंटों में पहाड़ों पर लगातार बारिश की चेतावनी जारी करने के बाद ऋषिकेश और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश होने के चलते ऋषिकेश स्वर्गाश्रम लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। ऋषिकेश में गंगा चेतावनी रेखा के करीब से होकर गुजर रही है। अब प्रशासन के द्वारा निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना को देखते हुए अलर्ट को जारी कर दिया गया है। ऋषिकेश प्रशासन के द्वारा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं गंगा का जलस्तर बढ़ जाने के कारण गंगा के किनारे रहने वाले सभी लोगों को प्रशासन के द्वारा सुरक्षित जगह पर जाने की चेतावनी दी गई है और सभी से अनुरोध किया गया है कि गंगा में स्नान करने के लिए उचित दूरी बनाए रखें और गहरे पानी में न जाएं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से गंगा का जो जलस्तर है वो किस प्रकार से बढ़ा हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऋषिकेश की तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल खतरे के निशान पर गंगा बहती हुई यहां पर नजर आ रही है और इसकी वजह से जो निचले इलाके हैं उसमें बाढ़ का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चमोली में गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग पर हपला के समीप पहाड़ी से चट्टान गिरने से एक कार क्षतिग्रस्त हो गई है। वाहन में सवार नगर पंचायत पोखरी के अधिशासी अधिकारी नंदराम तिवारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कार में 4 लोग सवार थे। सभी लोग सुबह गोपेश्वर से पोखरी जा रहे थे, लेकिन सड़क पर मलबा आया हुआ था और इसी दौरान 3 लोग कार से नीचे उतर गए और ड्राइवर सीट पर बैठे नंदराम तिवारी कार को वापसी के लिए मोड़ रहे थे। इसी दौरान अचानक पहाड़ी से बड़ी चट्टान टूटकर कार के ऊपर गिरी और इस कारण पोखरी के नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी नंदराम तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोगों ने भागकर अपनी जान किसी तरह से बचाई। वो तो निकल जाएगा। तो खबर देहरादून से है, जहां पे भारी बारिश के चलते छोटी बिंदाल में बाढ़ आ गई है और बाढ़ आने से कई कॉलोनी में पानी भर गया है। दीवार गिरने से लोगों के घरों में पानी भरा है। पानी भरने से लोगों को लाखों का नुकसान भी हुआ है। तो देहरादून में भी लगातार जो बारिश है वो आफत का सबब बनी हुई है, क्योंकि अब बाढ़ आने की जानकारी देहरादून के छोटी बिंदाल में मिली है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश से छोटी बिंदाल में ये बाढ़ आ गई, घरों तक पानी घुस गया है। कई कॉलोनियों में बताया जा रहा है कि जो बाढ़ का पानी है वो घुसा है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। दीवार गिरने से लोगों के घरों में ये जो पानी है वो पहुंच गया है और पानी भरने से लोगों को लाखों का नुकसान भी हुआ है। तो देहरादून से बड़ी खबर है, भारी बारिश से छोटे बिंदाल में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में जो बारिश है वो देखने को मिल रही है और अब देहरादून तक भी ये जो बारिश है वो आफत बनी हुई है, क्योंकि देखिए किस तरीके से कई कॉलोनियों के अंदर पानी भरा हुआ है। लोगों का सामान पानी की वजह से ख़राब हो रहा है, घरों के अंदर पानी की वजह से लोग भी परेशान हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे पानी को लोग यहाँ से हटाते हुए, निकालते हुए और सामान को सुरक्षित करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लाखों के नुकसान की भी आशंका फिलहाल जताई जा रही है, क्योंकि इस इलाके के रहने वाले लोग फिलहाल इस आफत की बारिश से परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश के चलते छोटी बिंदाल की कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर आप देख सकते हैं कैसे पानी है वो आफत बना हुआ है लोगों के लिए। और छोटी बिंदाल में कई जगहों पर, कई कॉलोनियों में इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं, जहां पर लोगों के घरों तक इस पानी के दस्तक देखने को मिल रही है। लोगों के घरों में पानी घुस गया। तो देहरादून में भारी बारिश के बाद सुसवा नदी उफान पर है और बारिश के चलते लोगों को अब परेशानी हो रही है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी के पास से लोगों को हटा दिया गया है और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सुसवा नदी है वो फिलहाल बारिश के चलते उफान पर है और इस वजह से भी एहतियातन जो इसके आसपास या इसके किनारे जो लोग रहते हैं उनको अलर्ट जारी करके यहाँ से पहले ही हटा दिया गया है। उनको सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है ताकि कोई दुर्घटना यहाँ पर न घटित हो। लेकिन ये तस्वीरें और ये देखिए पानी किस कदर लोगों के लिए आफत का सबब बना हुआ है। देहरादून की तस्वीरें सुसवा नदी की हैं, जो कि अमूमन गर्मियों के दिनों में यहाँ पर पानी
नाम मात्र को नजर आता है, लेकिन बारिश में कैसे रौद्र रूप होता है उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो पहाड़ों पे लगातार हो रही बारिश का असर अब रामनगर में भी दिखने लगा है और रामनगर के बरसाती नदी नाले सब उफान पर हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि रामनगर पाटकोट सड़क पर आने वाले बरसाती नाले में एक बाइक सवार बहने लगा। हालांकि गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों ने बाइक सहित इस सवार को किसी तरह से बचाया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रामनगर की तस्वीरें हैं, जहां पे बारिश के चलते देखिए कैसे जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है। और इसी दौरान एक बाइक सवार जो कि इस नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, वो पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। हालांकि गनीमत ये रही कि वहीं पर मौजूद कुछ लोगों ने बाइक समेत इस युवक को किसी तरह से रेस्क्यू करके बचाया है। तो कई घंटों से लगातार रामनगर जो निचला इलाका है, यहाँ पर भी जो बारिश है वो देखने को मिल रही है और इसकी वजह से जो नदी नाले हैं सब उफान पर हैं और लोग किस तरीके से जान जोखिम में डाल करके एक तरफ से दूसरी तरफ जो जा रहे हैं, उनके लिए भी किस कदर मुसीबत हो रही है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि तेज़ बहाव में ये बाइक सवार लगभग बहता हुआ नजर आया। हालांकि गनीमत ये रही कि दुर्घटना होने से बच गई और वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों ने बाइक और इस युवक दोनों को सही सलामत बचा लिया है। लेकिन बाढ़ और बारिश कैसे पहाड़ी राज्य में आफत बनकर बरस रही उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इस तरीके से नदी नाला पार करना भी कितना खतरनाक हो सकता है ये भी आप सबक ले सकते हैं इस तस्वीर को देख करके कि कम से कम ऐसे उफनते हुए नदी नालों को जान जोखिम में डालकर ना पार करें, नहीं तो ये आपकी जान पर भी भारी पड़ सकता है। हालांकि ये तो गनीमत इस मामले में ये रही कि वहाँ पे मौजूद स्थानीय लोगों के द्वारा या जो लोग वहाँ पर मौजूद थे किसी तरह से इस बाइक सवार की जो जान है लोगों ने बचाई है। उधर रुड़की में कायाकल्प योग ट्रस्ट की ओर से हरिद्वार रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में कोरोना वैश्विक महामारी से मुक्ति के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया। पंडित विवेक पांडे ने विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ इस हवन यज्ञ को संपन्न करवाया। उन्होंने शांति पाठ करके विश्व से कोरोना मुक्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची रुड़की मेयर गौरव गोयल ने भी यज्ञ में शामिल हुए और कोरोना से मुक्ति के लिए इस महायज्ञ का आयोजन कायाकल्प योग ट्रस्ट की तरफ से किया गया था। परमात्मा की कृपा से बधाई के पात्र है। तो रुड़की में कोरोना के चलते बंद पड़े औद्योगिक प्लांट अब धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं और इसी के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी सक्रिय हो गया। विभाग के द्वारा मानकों के अनुरूप चल रही फैक्ट्रियों पर छापेमार कार्रवाई कर नोटिस दिया जा रहा है। इसके साथ ही फैक्ट्री संचालकों को नियम के अनुसार ही फैक्ट्रियां संचालित करने के निर्देश हैं। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र में कई फैक्ट्रियां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप चल रही और इसी के चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने औचक निरीक्षण में 7 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जबकि 3 को गंभीर लापरवाही बरतने पर प्रदेश कार्यालय को पत्र भी भेजा गया। कि कुछ कंपनियों की शिकायत आ रही थी कि इनके द्वारा जो है अपना जो ईटीपी है उसका ढंग से रखरखाव नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में समय समय पर हमारे द्वारा कार्रवाई तो की जाती है। पिछले माह हमने औचक निरीक्षण किए थे। कुछ कंपनियों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। उन कंपनियों की हमने नियमानुसार कार्रवाई की संस्तुति अपने मुख्यालय प्रेषित की है। उसमें से कुछ कंपनियां ऐसी थी, 4 कंपनियां ऐसी थी जिनमें कि मामूली थोड़ा सा रख रखाव का समस्या था, तो उनको हमने अपने स्तर से नोटिस दिया हुआ है और एक हिसाब से चेतावनी दी है कि आप अपनी व्यवस्थाओं को नियमित रूप से जो है संचालन रखें, समुचित रूप से संचालन में रखें। तो उत्तराखंड में विपक्ष की ओर से राज्य सरकार की घेराबंदी जारी है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में विभिन्न जिलों में लगातार हो रही भारी बरसात के कारण आई दैवीय आपदा से पीड़ितों तक सरकार ने कोई सहायता नहीं पहुंचाई। इससे लोग काफी परेशान हैं।
लेकिन सरकार ने अब तक कोई राहत लोगों को नहीं दी है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और इसको रोकने के लिए सरकार भी कोई प्रयास करती हुई नजर नहीं आ रही। सरकार ने कोरोना संक्रमण से मरने वालों को आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया, लेकिन अभी तक किसी को भी कोई आर्थिक सहायता भी नहीं पहुंची है। इसका कांग्रेस विरोध करती है। तो खबर हल्द्वानी से है, जहां पे बरेली रोड में 3 पानी के समीप स्टेट हाईवे में बड़े बड़े गड्ढे हो जाने की वजह से आए दिन लोग बड़ी संख्या में दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। लिहाजा आम जनता का आक्रोश बढ़ने वाला है और वार्ड नंबर 58 के क्षेत्रीय पार्षद मनोज जोशी स्थानीय लोगों के साथ लालकुआं विधायक नवीन दुमका के खिलाफ बुद्ध पार्क धरने पर बैठ गए। उन्होंने विधायक पर क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए जल्द ही सड़कों के गड्ढों को भरने की मांग की। पार्षद ने यह भी कहा कि लंबे समय से हाईवे में बड़े बड़े गड्ढे हैं, इस पर आए दिन अपने वाहनों से गिरकर लोग चोटिल होते हैं। लोग घर बाद में पहुंचते हैं, अस्पताल पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन स्थानीय विधायक इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे। वहीं काशीपुर में उपजिलाधिकारी ने चोरी छिपे ले जाए जा रहे चावलों के कट्टे से भरे पिकअप को पकड़ लिया और इस गाड़ी में 24 कट्टे चावल के बरामद किए गए। आशंका ये जताई जा रही है कि चावल सरकारी राशन का है। वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने इस चावल को एक गोदाम में ले जाने की बात कही। इस पर उप जिलाधिकारी के द्वारा इस गोदाम पर पहुंचकर उस गोदाम को सीज किया गया। हालांकि मालिक के द्वारा ये बताया गया है कि उनके द्वारा बिल पर चावल को खरीदा गया है और उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में पूर्ति निरीक्षक को जांच के लिए आदेशित भी कर दिया गया है। तो हल्द्वानी में वानिकी अनुसंधान संस्थान, वैसे तो कई पेड़ लगे हैं, लेकिन एक पेड़ ऐसा है जिसे कृष्ण पेट या फिर माखन कटोरी का नाम दिया गया है। मान्यता यह है कि भगवान कृष्ण वृंदावन में अपने बालकाल में पड़ोस के घरों से माखन चुराया करते थे। एक बार माखन की चोरी करने के बाद जब वो घर से भाग रहे थे तो उनकी मां यशोदा ने उनको पकड़ लिया। यशोदा मैया से की डांट से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने माखन को एक पेड़ के पत्तों की कटोरी बनाकर छिपा दिया। मान्यता यह है कि तभी से उस पेड़ की पत्तियों का आकार कटोरी जैसा हो गया। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे जो हमने एक कृष्ण वाटिका बनाई है, इसमें 4 तरह की वनस्पतियाँ हमने रोपित की हैं। सबसे पहले है वैजयंती, जो भगवान कृष्ण माला पहनते थे। उसके बाद कदम्ब है, उसके बाद बकुल या मौलसरी है, फिर है माखन कटोरी, जिसको हम बोलते हैं कृष्णपट। माखन कटोरी की खासियत? हाँ, माखन कटोरी चूँकि इसमें ये कहा गया है कि भगवान कृष्ण इस पौधे से अपने मक्खन और दही वो खाते थे। इस समय जो जैव विविधता की महत्व से अगर हम इस पौधे की बात करें, क्योंकि फाइकस प्रजाति का पौधा है, इसमें जो वो चेरीज निकलती हैं उसमें बर्ड्स उसको इम्पोर्टेंट, इसको बर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रूट है, लंगूर बंदरों के लिए फ्रूट है। और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ये है कि उसका जो पत्ते का शेप है वो बिल्कुल चम्मच की तरह है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना।